Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 3 लेक्चर में हमने कूलम का नियम और उस पर आधारित कुछ उदाहरण कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यदि आपने ये वीडियो लेक्चर हमारा बम्बोला एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपको इससे बेनिफिट होता है या अदर स्टूडेंट्स को भी इससे बेनिफिट हो सकता है, तो आप ज़रूर इन लेक्चर्स को बम्बोला एकेडमी चैनल को यूट्यूब पर जो है आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम वैद्युत क्षेत्र से। तो हम बोर्ड का पढ़ रहे हैं, इसमें केवल और केवल बोर्ड तक ही सीमित है। थोड़ा सा हम ऊपर नीचे हो सकते हैं, बोर्ड के सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर ही जाएंगे, है ना। लेकिन मेरी जो कोशिश रहेगी कि बोर्ड में जितना पूछा जाता है, जिससे पढ़ करके आप अच्छे नंबर ला सकें, उतना ही पढ़ाने की रहेगी। बाकी के लेक्चर के लिए आप हमारे अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, क्या होता है बताओ वैद्युत क्षेत्र। आपको एक बार ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद समझना है। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी, जैसे मान लिया ये आवेश है, Q आवेश है, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां पर किसी दूसरे बिंदु आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके। ठीक है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की बेटा डेफिनेशन लिख लो आप एक बार। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन क्या है लिखो, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, अर्थात उस आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगने लगे, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है क्या बात। दोबारा से मैं बता देता हूं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, इसके चारों ओर का, यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ से लेके अनंत तक का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर इस पर विद्युत बल लगने लगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगे, है ना। यह बल आकर्षण प्रकार का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण प्रकार का भी हो सकता है। जब कोई आवेश बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है क्या बात। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको इसकी वैद्युत क्षेत्र की, है ना। अब देखो वैद्युत क्षेत्र के बाद आती है दूसरी जो भौतिक राशि है, वो है विद्युत बोल दो या वैद्युत बोल दो, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलते हैं इसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, है ना। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखो जैसे मान लिया कोई Q आवेश है ना, और ये तो फिक्स है। कैसा आवेश है बेटा, मान लेते हैं फिक्स है। अब यहां पर इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर किसी आवेश को रख दो आप, किसी घनावेश को रख दिया मान लिया एक, तो इस पे कूलम के नियम के अनुसार इस पे क्या लगने लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा, वैद्युत बल लगने लगेगा। कितना लगेगा वैद्युत बल, चलो Fe लिख लो या उसे F ले लो, है ना। तो ये मान लेते हैं दूरी कितनी है, R दूरी पर रखा हुआ है किसी बिंदु P पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है क्या बात। तो बेटा लिख लो आप डेफिनेशन लिखोगे तो ही सही रहेगा। क्या कि वैद्युत, ऐसे लिखो कि
किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, जो बल होता है वो कैसी राशि होता है? वेक्टर राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वैद्युत क्षेत्र भी होगी, वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। क्लियर है क्या बात? तो बेटा वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? ध्यान से देखो, लिख देता हूं मैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। क्लियर है क्या बात? सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी? इस जिसकी दिशा मैं लिख देता हूं, जिसकी दिशा किधर की ओर होगी? घनावेश, यहां पर मान ले पॉजिटिव आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, जिसकी दिशा क्यू नोड घनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है। क्लियर है क्या बात? तो एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि वैद्युत बल तथा क्यू नोट के अनुपात को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। दूसरा, ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो कि एक घनावेश, क्यू नोट कैसा मान लें? घनावेश को मान लेते हैं, इसे परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, है ना। घनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसका मात्रक, इसका जो SI मात्रक है, SI मात्रक कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, वैद्युत क्षेत्र बल बटे आवेश, बल और बटे आवेश, तो कैसे लिखूं? बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और आगे जो हम पढ़ेंगे, न्यूटन व कूलम के अलावा इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर भी होगा। क्लियर है क्या बात? कैसे मात्रक हो जाएगा इसका बेटा? वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है क्या बात? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आया होगा आपको बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु P पर किस प्रकार से आप परिभाषित करोगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में क्यू नोड और कैपिटल क्यू के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा देता हूं। और वो नोट क्या है? देखो ध्यान से, कि ये जो आवेश है Q, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, इस आवेश को स्रोतावेश बोलते हैं। दूसरा, जिस आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख कर उस पर बल का अनुभव करते हैं, उसे परीक्षण आवेश बोलते हैं, है ना, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इससे तो टेस्ट करते हैं और इससे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो सोर्स ऑफ चार्ज, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? टेस्ट चार्ज हो जाता है। क्लियर है क्या बात? तो लिख लो प्लस क्यू के बारे में नोट लिख लो। नोट नंबर 1 क्या? कि पहला लिखो बेटा, नोट नंबर 1 लिखो कि वह जिस आवेश से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, जिस आवेश के कारण, ऐसा लिखो, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, उस आवेश को क्या बोलते हैं? उस आवेश को स्रोत आवेश बोलते हैं। उस आवेश को क्या बोलेंगे? स्रोत आवेश बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? स्रोत आवेश। तो यहाँ पे स्रोत आवेश क्या हो गया? क्यू हो गया। लेकिन दूसरा नोट लिखो, क्या? क्यू नोट के बारे में, इसे क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा? लिखो, जिस आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, जिस आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, उस आवेश को परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। स्रोत आवेश को सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बात समझ में है ना? तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है, जो ये टेस्ट चार्ज होता है, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? दिस क्यू नोड टेस्ट चार्ज, है ना, परीक्षण आवेश, टेस्ट आवेश, या हिंदी में लिखो परीक्षण आवेश, परीक्षण
आवेश बहुत उपेक्षणीय होना चाहिए। उपेक्षणीय होना चाहिए। उपेक्षणीय होना चाहिए का मतलब, उपेक्षणीय होना चाहिए का मतलब जो क्यू नोड है इट टेंड्स टू लगभग बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर जो ये टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा है अमाउंट में, यदि ये टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा होगा तो ये इसकी जो वैद्युत क्षेत्र होगी उसको प्रभावित करता है। आगे बात समझ में, अगर जो टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा है तो ये इस वाली आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा, इसलिए जो एक्चुअल में वैद्युत क्षेत्र आनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जैसी पहले वैद्युत क्षेत्र की वैसे ही हो तो क्यू नोट को लगभग 0 होना चाहिए। तो सही तरीके से क्यू नोट को लगभग 0 होना चाहिए, लेकिन ये एक परिमित राशि है। क्यू नोट 0 नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्यू नोट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बल्कि क्यू नोट लगभग 0 होना चाहिए, है ना, इट टेंड्स टू 0। तो आप सही तरीके से क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है, उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, जबकि क्यू नोड टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही सही तरीका है वैद्युत क्षेत्र की। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नोड यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट शुड बी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है बहुत ही छोटा या उपेक्षणीय चार्ज, लगभग 0, लेकिन पूरा 0 नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो पूरा 0 हो गया, अगर जो F/0 ही आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करते, लगभग 0 होना चाहिए। इट टेंड्स टू 0, टेंड्स टू, क्या इसे क्या पढ़ते हैं बेटा? टेंड्स टू 0। क्लियर है क्या बात? तो ये बात है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तो परिभाषा ये होती है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये होती है कि किसी आवेश को अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लगने पर उस पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं उस बिंदु पर। और एक इसकी परिभाषा और आप लिख सकते हो, वो किस प्रकार से लिख सकते हो मैं बता देता हूँ आपको। कि देखो, ध्यान से देखो कि मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है ना, और यहाँ पर आपने आवेश रख दिया क्यू नोट रख दिया, है ना, और क्यू नोट कितना है? 1 कूलम है। कितना है बेटा? 1 कूलम किसी दूरी पर रखने पर, है ना। यहाँ पे P बिंदु पर रखा हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा, है ना। तो फोर्स हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है? फोर्स उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल और क्यू नोट के आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं उस पर। लेकिन इफ क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम मतलब एकांक घनावेश। कैसा आवेश? एकांक घनावेश। यदि क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक घनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। आगे बात समझ में? तो दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप? लिखो, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर, किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए घनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। क्या होगी? किसी बिंदु पर ऐसे किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक घनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यही क्या कहलाती है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको इसकी परिभाषा और मात्रक, है ना, इसमें आपको समझ में आना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट करके, लेकिन सवाल में तो आएगा, बोर्ड से हट करके आपको एक छोटा सा एक और अन्य कॉन्सेप्ट बना देता हूँ और आप लिख लो, नोट में लिख लो उसे आप छोटा सा। और किस प्रकार से कि देखो, अगर जो आप ये देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो परिभाषा होती है वो F/Q नोट के इक्वल होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो बल होगा उसे, चलो Q नोट को हम क्या मान लें? Q, आप इसे ऐसे लिख लो।
तो जो बल होगा वो Q इंटू ई के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पर पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम में यदि आपको पता है, तो उस बिंदु पर यदि आप आवेश रख दो तो उस पर जो F बल आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, Q इंटू ई के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं, Q इंटू ई के अनुसार आप फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा, मान लेते हैं ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र है। किस प्रकार की वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये है ई की वैल्यू दे रखी है, वो क्वेश्चन में दे देगा। जैसे ये दे रखा है न्यूटन पर कूलम में 10⁻² न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से मान लिया दे रखा है। अब ध्यान से देखो, अब एक तो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है Q, है ना, कैसा चार्ज रखा हुआ है, +Q, और दूसरा चार्ज रखा हुआ है -Q। तो जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल, और बल किसके बराबर होगा, बल होगा Q उस आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणा के बराबर होगा। यदि वो प्लस आवेश रखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे प्लस आएगा, तो वेक्टर ई और वेक्टर एफ क्या होंगे, एक दिशा में होंगे। वेक्टर ई किधर की ओर है, वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये दे रखी है। तो यदि आप इस पे देखोगे तो इस पे जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। किधर की ओर, प्लस धनात्मक आवेश पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश में जब आप यहाँ माइनस रखोगे तो कितना आएगा, F = -Q इंटू ई के इक्वल आ जाएगा। प्लस में तो प्लस रहेगा, माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। तो माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वो बेटा विपरीत, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लगेगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गए दिशा के बाद। और जो मैग्नीट्यूड होगा यानी परिमाण जो होगा, बल का परिमाण मतलब F1 कितना लिखूं, Q इंटू ई आएगा, और इस बल का परिमाण F2 जो आएगा वो भी Q इंटू ई के इक्वल आएगा। ये तो बल का परिमाण हो जाता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट कि धनात्मक आवेश पर, लिखो बेटा, धनात्मक आवेश पर, पॉजिटिव आवेश पर बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट कि धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर ही होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, ऋणात्मक आवेश पर, नेगेटिव चार्ज पर, ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के अनुसार के, विपरीत दिशा के ओर होती है, विपरीत दिशा के ओर होती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए, क्लियर है बात। और दूसरा, दिशा तो आपने बता दी, पॉजिटिव आवेश पर, धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विपरीत होगी, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। लेकिन बल का परिमाण है ना, तथा लिख लो यहाँ पे, तथा बल का परिमाण कितना होगा, बल का परिमाण Q इंटू ई के बराबर होगा। ये बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। क्लियर है क्या बात, ऐसे करना है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं, कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। यहाँ पे लिखो बेटा, है ना, इस तरीके से लिखो आप, कैसे, वैद्युत, है ना, विद्युत लिख दो या वैद्युत लिख दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन।
है ना, किस प्रकार से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं कि एक ये प्लस क्यू आवेश है और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो आप क्या करोगे, एक क्यू नोट आवेश को, परीक्षण आवेश को यहाँ पर रख दोगे और कितनी दूरी पर, R, ठीक है। ये तो परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है। तो यदि आप देखोगे तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा। किस पर बल लगेगा, क्यू नोट पर, इधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो जो बल होगा वो किसके इक्वल होगा, बता सकते हो आप, बल होगा के क्यू, बल क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के Q1 की जगह क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, ये हो गया बल। लेकिन हमने क्या बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की चित्रानुसार कूलाम के ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या हो गया, बल ये हो गया। तथा अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है कि उस बिंदु पर रखे गए आवेश पर लगने वाले बल तथा क्यू नोट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो देखो बल कितना है, बल तो था के क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर और डिवाइडेड में क्या है, डिवाइडेड में है वेक्टर R और डिवाइडेड में है क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कर दिया। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी बेटा वो कितनी आएगी, के क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R आ जाती है। ठीक है, तो इसे क्या लिखते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और या इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में के की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R भी हम लिख सकते हैं। आगे की बात समझ में ये है। तो इसे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। कैसे कि आप क्या लोगे, किसी प्लस क्यू आवेश को फिक्स चार्ज कर दोगे, उस क्यू नोट पर आप बल निकालोगे, वैद्युत बल, कूलाम के अनुसार जो वैद्युत बल होता है दो आवेशों के बीच सदिश फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखा है हमने, के क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू R नॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर R। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस बल और क्यू नोट के आवेश को के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, कट जाएगा और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R नॉट के इक्वल हो जाती है। तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक हेडिंग डालते हैं। ये तो हो गया केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो है इतनी आ गई। ठीक है, अब हम लिखते हैं आवेशों के निकाय के कारण तीव्रता, है ना, हेडिंग डाल लो, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है क्या बात, आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों का निकाय समझते हो ना, बहुत सारे आवेश हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये तो मूल बिंदु है, यहाँ पर क्या है बेटा, Q1 है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर Q2 है और यहाँ पर क्या है बेटा, मान लेते हैं Q3 है, इस तरीके से। तो इस बिंदु पर आपको, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि जो आवेश Q1 है ये, इसका स्थिति सदिश R1 है और इसका स्थिति सदिश R2 है ना, और इसका स्थिति सदिश कितना है बेटा, R3 है। Q1 का स्थिति सदिश R1 है, Q2 का स्थिति सदिश R2 है, और ध्यान से देखो इस P का स्थिति सदिश R नोड मैं मान लेता हूं। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब Q1 पर, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लगा देंगे। कैसे कि इस बिंदु पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस Q1 के कारण, है ना, Q1 के कारण किधर होगी, E1 वेक्टर इधर होगी। नहीं आई बात समझ में।
जैसे इस पे है ना, इस Q के कारण जो बल तो है ही इधर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही होगी, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी होगी बेटा, बल बटे Q के बराबर होती है, ये तो बात अलग है। और ये किसके इक्वल आई, ये आई आपकी K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R के इक्वल आ गई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई, अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की कितना हो गई, E2 हो गई, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, E3 हो गई। ऐसे भी और भी चार्ज हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना यही है ना, ऐसा थोड़ी ना यही है। तो ये R नोड वेक्टर में लिख देता हूँ। चित्र थोड़ा आप बेटा साफ बनाना, है ना, चित्र साफ बनाओगे तो अच्छे नंबर देते हैं गुरुजी, ठीक है। तो ये है, तो इस बिंदु पर आवेश कितना रखा था, Q नोड, आवेश रखा हो या नहीं रखा हो, है ना, उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किस पे निर्भर करती है, इस स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, और उस बिंदु की स्रोत आवेश से दूरी पर निर्भर करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, टेस्ट चार्ज के परिमाण पर निर्भर नहीं करती। इस वजह से आप यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखो या टेस्ट चार्ज मत रखो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बिंदु पर P पर तो हम क्या लिखेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पे लिखो बेटा क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, मैं भूल ही गया है ना, सिद्धांत के अनुसार क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3, और यदि हम, है ना, ऐसे ही ले लें E4 एंड सो ऑन, तो सबके सदिश योग के इलेक्ट्रिक फील्ड उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। लिख देना यहाँ पर, ऊपर लिख देना, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होती है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यहाँ मत लिखना, अतः यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। अतः EP यानी इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 प्लस E3 सदिश के योगों के बराबर होगी। लेकिन ध्यान से देखो कि इस फॉर्मूले के हिसाब से, है ना, अब मैं आपको क्या करता हूं, अब E1 निकाल लेते हैं, है ना। E1 देखो कैसे निकालेंगे। अगर जो आप E1 लिखना चाहोगे, E1 कैसे लिखोगे बेटा, E1 लिखोगे KQ1 अपॉन R नॉट, ये वाला वेक्टर क्या आएगा, ये वेक्टर आएगा R नॉट कोमा 1 इंटू R नॉट कोमा 1 का यूनिट वेक्टर। ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कूलम के नियम में जब हमने अध्यारोपण का सिद्धांत किया था तो भी हमने यही यूज किया था, है ना। और E2 सदिश कितना होगा बेटा, E2 सदिश होगा KQ2 अपॉन R नॉट कोमा 2 और यूनिट वेक्टर R नॉट कोमा 2। इस तरीके से E3 सदिश में यहाँ पे लिख देता हूँ, वो कितना होगा KQ3 अपॉन R नॉट कोमा 3 इंटू यूनिट वेक्टर R नॉट कोमा 3 के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो, EP किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, E1 वेक्टर प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश एंड सो ऑन। तो जो E1 है वो कितना है बेटा, KQ1 अपॉन R नॉट 1 वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर R नॉट 1, KQ2 अपॉन R नॉट 2 वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर नॉट कोमा 2 वेक्टर प्लस KQ3 अपॉन R नॉट कोमा 3 वेक्टर
और R0, 3 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अब इसमें से यदि आप K कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा? Q1 R0, 1 यूनिट वेक्टर R0, 1 प्लस Q2 R0, 2 यूनिट वेक्टर 0, 2 प्लस Q3 अपॉन R0, 3 इंटू R0, 3 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? दूसरा K की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे अब ध्यान से देखो, ये 1 1 ये Q1 Q2 Q3, तो ऐसे ही हम क्या लिख दें? QI लिख दें ith टर्म के लिए, और इसी तरीके से नीचे G0, 1, 2, 3, तो R0, I लिख दूं बेटा। R0 ये वेक्टर थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया, हरे हरे राम, सब गलत कर दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा स्क्वायर आता है, ये क्या आएगा? यहाँ पे स्क्वायर आएगा। KQ स्क्वायर कैसे होता है? KQ स्क्वायर अपॉन यूनिट वेक्टर R, इस तरीके से होता है ना। सब गलत कर दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज कर दो। यहाँ पे क्या स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और R0, I का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R0, I, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये क्या लिखना है? समेशन I इज इक्वल टू 1 to मान लेते हैं कितने चार्ज हैं? n चार्ज है। I इज इक्वल टू 1 to n। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी बिंदु P पर, उसकी वैल्यू सदिश रूप में किस प्रकार लिखी जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन या सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, I बराबर 1 से n तक, QI अपॉन R0, I का वर्ग का स्क्वायर और R0, I का यूनिट वेक्टर। इस तरीके से बेटा आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन हम कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देख लेते हैं। चलो, अब ये बात हो गई। तो हमने जो पढ़ा, हमने थ्योरी पढ़ ली है इसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की और वैद्युत क्षेत्र की, है ना। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? एक बार आप मेरे को फिर से बता दो, बताओगे बच्चों वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर एक आवेश को रखने पर वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकार के बल का अनुभव हो सके, वह क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है क्या बात? और हमने इसे किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र के बाद हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? किसी बिंदु पर किसी आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी कि वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q नोट। एक बात ये हो गई। अब जो Q नोट होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश मतलब जिस आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश या सोर्स चार्ज इंग्लिश में आप बोल सकते हो। एक परिभाषा और दी थी कि पहली बात तो ये जो Q नोड है टेस्ट चार्ज, ये बहुत ही छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि अगर जो टेस्ट चार्ज बड़ा होगा, यदि चार्ज बड़ा होगा तो ये प्लस Q जो स्रोत आवेश है उसकी वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसलिए एक्चुअल में जो एक्चुअल वैद्युत क्षेत्र है वो हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए Q नोट को क्या होना पड़ेगा बेटा? बहुत ही छोटा होना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको समझनी खुद से ही पड़ेगी। दूसरी बात, Q नोट यदि 1 है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी परिभाषा होती है, वो क्या होता है कि यदि Q नोट बराबर 1 कूलम, यानी कि Q नोट यदि बराबर 1 कूलम होगा तो वेक्टर E और वेक्टर F एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो एकांक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा
की होती है। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? Q इंटू ई के बराबर होगा, और इसका परिमाण तो Q इंटू ई के बराबर होता है, लेकिन दिशा यदि धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यदि ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। दूसरी बात, यदि आवेशों का निकाय दे रखा है, एक से अधिक आवेश दिए हुए हैं और उनके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बेटा आप क्या करोगे? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी, और हम इसे वेक्टर फॉर्म में इस तरह से प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, यदि आपको इतनी बात समझ में आई हो जैसा मैंने आपको समझाया है, तो यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। हिंदी मीडियम के बच्चों को ये डेटा, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा शेयर कर देना, अपनी फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे बच्चों को सेंड कर देना। अपने गुरुजी को भी आप भेज सकते हो कि एक भंबोले एकेडमी पर दीपक सैनी सर हैं, वो हिंदी में वीडियो बनाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं रेजोनेंस कोटा में भी अभी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है क्या बात? तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? अब सवाल करते हैं कुछ। ठीक है, जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक बातें क्लियर नहीं होती। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं कुछ। सवाल भी अच्छे ही करेंगे, एक दो है ना क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन तो मैं ही लिखा देता हूं ये। और यदि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इतना समझ में आ गए हो, तो आप बच्चों क्या कर सकते हो? आप इंग्लिश मीडियम के वीडियो लेक्चर भी देख लो, आप उन्हें पढ़ लो, और साथ में नीट के और जेईई मेंस के एग्ज़ाम के, नीट और जेईई मेंस के लिए हमने एक ही वीडियो लेक्चर बनाए हैं, आप उन्हें भी जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम कुछ उदाहरण करते हैं, है ना, उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण करते हैं किस तरीके से, देखो कि मान लेते हैं ये प्लस Q है और Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पे Q रखा हुआ है, तो आपको क्या निकालनी है? R = 2 मीटर की डिस्टेंस पर आपको क्या निकालनी है? इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। देखो चित्र में, उदाहरण लिख लो, चित्र में प्लस Q बराबर कितना है? 2 माइक्रोकूलम। चित्र में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या बात? बहुत ही आसान है ना। कैसे तीव्रता ज्ञात करेंगे कि प्लस Q आवेश से जो तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी? वो इधर की ओर होगी। आगे बात समझ में? इधर की ओर होगी। तो जो तीव्रता होती है वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और KQ/r² के इक्वल होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम? KQ/r²। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड जो होगी E बराबर K की जगह 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय r² यानी 2²। इसे कट गया तो बच गया 9/2 × 10⁹ × 10⁻⁶। ये हो गया 4.5 × 10⁻³ और जो इसका आंसर आता है मात्रक में न्यूटन पर कूलम आता है, या E को हम 4.5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर में भी हम लिखेंगे। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको समझ में आनी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से होगी। अब इस एग्जाम्पल से मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे मान लेते हैं ये बिंदु आवेश है Q, ऐसे है ना, नोट्स ऐसे बना के लिख दें। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बोलें तो ज़्यादा सही है, यानी E बराबर KQ/r²। परिमाण को इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर के परिमाण को, जैसे वेक्टर A लिखा है और वेक्टर A के परिमाण को क्या हम A से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से वेक्टर E के परिमाण को E से हमने प्रदर्शित किया हुआ है। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो कि अगर जो जैसे जैसे बिंदु P जो है
दूर जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, KQ/r², यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r² के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो r बराबर 0 पर यदि हम r बराबर 0 रखें, ये क्या है, E का फलन है ना, r का फलन है ना, ये r बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना जाएगा, E बराबर कितना लिख दूं बेटा इसे, E इज इक्वल टू कितना, KQ/0, तो कितना आ गया बेटा, अनंत आ गया नहीं। तो r बराबर 0 पर देखो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, है ना। ये r बराबर कितना है 0, ये मतलब कि Q के बिल्कुल जड़ में r बराबर 0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, इन्फिनिटी, और ये क्या है 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आप r इजकल टू इन्फिनिटी रखोगे, r इजकल टू ये तो क्या है r, और r इजकल टू इन्फिनिटी रखोगे तो E कितना आएगा, KQ/∞ कितना 0, ऐसे आ गया 0। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी बढ़ाने पर घटती जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ाने पर घटती जाती है, और अनंत पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, अनंत पर कितनी, 0, ऐसे हो जाएगी। और r बराबर 0 पर कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हाई, यानी अनंत, इन्फिनिटी, ये देखिए ना, इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा हाई। तो बिल्कुल जड़ में आवेश के बिल्कुल जड़ में बिल्कुल बराबर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक होती है, और बिल्कुल अंत में अनंत पर कितनी होती है, लगभग 0 हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, है ना। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल ही बताते हैं, उसके बाद वैद्युत बल रेखाएं हम पढ़ेंगे, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण 2 मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2 × 10³ वोल्ट पर मीटर, है ना। ये ऐसे भी दे सकता है, या 10³ न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से भी दे सकता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है, ऐसे दे रखी है, मान लेते हैं ये, है ना, ये है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ प्रॉपर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा, एक तो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक प्रोटॉन रखा हुआ है। आ गई बात समझ में। तो जो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा ऐसे है, यहाँ पे +E रखा हुआ है और -E, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में लिख देता हूँ, और ये क्या है, प्रोटॉन। नहीं आई बात समझ में। तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो जो इस पर बल लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। क्यों, क्योंकि प्लस आवेश पर बल किधर लगता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और नेगेटिव आवेश पर जो ऋणात्मक आवेश है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बल लगता है। और जो बल का परिणाम होता है वो Q × E के बराबर होता है। तो दोनों पर लगने वाले बल वेक्टर सदिश अलग अलग होंगे, लेकिन क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, लेकिन उनके परिणाम Q × E के बराबर होंगे। क्योंकि Q आवेश इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उस पे आवेश 10⁻⁻19, और ये तो Q हो गया, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10³ कितना हो गया, 3.2 × 10⁻16 न्यूटन बल हो गया। तो दोनों पर बल क्या लगेंगे, अपोजिट दिशा में लगेंगे, विपरीत दिशा में लगेंगे, लेकिन बराबर परिमाण के बल लगेंगे। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, है ना। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, और वैद्युत बल रेखाओं के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक है बेटा। तो यदि आपको ये बेटा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कभी कभी किसी घटना के कारण मनुष्य के मन में अन्याय का अनुभव होता है, और इसके कारण उसकी अंतरात्मा झंझोड़ जाती है, झकझोर हो जाती है। परंतु यदि अन्याय करने वाले व्यक्ति को पश्चाताप हो और
अन्याय सहने वाले व्यक्ति को समाज के प्रति विश्वास बढ़े तो इसे न्याय कहते हैं। परंतु यदि अन्याय सहने वाले व्यक्ति के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह स्वयं अन्याय के मार्ग को पकड़ लेता है और यह प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ जाती है, तो इसके कारण समाज की हानि होती है। अतः अन्याय सहने वाले व्यक्ति को न्याय और प्रतिशोध के बीच में अंतर करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि इसी अंतर को धर्म कहते हैं।